नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज हम प्राचीन भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो कि महाजनपद काल देख लिया था और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश हमने देख लिया था। आज जो अगला वंश आता है उसके बाद वो है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का दोस्तों जो टाइम होता है, जो टाइम पीरियड है वह 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक माना गया। ठीक है, तो मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्या उसके पीछे की कहानी है, उसको थोड़े दोस्तों जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब नंद वंश चल रहा था तो नंद वंश के समय जो अंतिम शासक था उसका नाम था घनानंद। ठीक है, जब घनानंद था तो उसके दरबार में रहता था चाणक्य। दोस्तों जो चाणक्य है इसके 3 नाम हैं। चाणक्य है जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं और जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के। ठीक, तो उसके दरबार में रहता था। फिर क्या हुआ कि वो जो घनानंद था वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता था प्रजा पर, किसी पर राज्य फैलाना, इस पर ध्यान नहीं देता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लापरवाह किस्म का राजा था। जब चाणक्य ने क्या किया, उसको अपना फ़र्ज याद दिलाया कि तुमको प्रजा के ध्यान रखना चाहिए, उनके बीच जाना चाहिए, उनके सुख दुख को समझना चाहिए, इन सब ये बातें बताई। तो घनानंद राजा था, घमंडी किस्म का, तो उसने क्या किया, उल्टा चाणक्य को डांटा और अपमानित करके वो अपने महल से निकाल दिया। जब चाणक्य इधर उधर जा रहे थे तो क्या हुआ कि एक रास्ते में एक बच्चे को देखा। वो बच्चा जो था किसी के अंडर में था, किसी के माँ काम करता था। तो उस बच्चे को क्या हुआ, देखा कुछ देर तक चाणक्य ने कुछ देर तक देखा और फिर क्या हुआ, उस बच्चे को ले लिया, ख़रीद लिया उस बच्चे को। मतलब वो किसी के अंडर में था तो वहाँ से उस बच्चे को ख़रीद लिया और कहाँ ले गए, कांधार जो कि दोस्तों अगर महाजनपद अगर मैप में देखें तो यहाँ आता है, यहाँ पर आएगा भारत के बाहर। जो कि मैंने बताया था महाजनपद काल का वीडियो, दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए, इसमें आपको पता चल जाएगा कौन सी महाजनपद कहाँ थी। तो 2 महाजनपद है दोस्तों, कंबोज और कांधार जो है वो यहाँ भारत के बाहर हुआ करती थी महाजनपद। तो उसमें उसकी जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, तो वहाँ लेकर उसकी शिक्षा देता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। तो जो जैन और बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ इतिहासकारों ने उसको शूद्र बताया गया, कुछ इतिहासकारों ने किसी राजा का पुत्र है, किसी दासी के द्वारा, जब दासी राजा के पास गई थी तो उससे प्राप्त हुआ पुत्र है। फिर कुछ इतिहासकार उसे मौर्य, क्योंकि मौर्य उसकी माँ जो थी वो मौर्य उड़ाती थी तो उसके लिए मौर्य लगा उसके पीछे। ऐसे इतिहासकारों में दोस्तों अलग अलग मतभेद है, तो कोई परफेक्ट नहीं बता सकता कि आखिर जो मौर्य वंश, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, वो किस वंश से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बढ़ें तो फिर क्या हुआ कि जब शिक्षा दी वहाँ पर तक्षशिला में शिक्षा हो गई और फिर जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने फ़र्ज के बारे में बताया और बताया कि तुम एक बहादुर योद्धा हो, तुम देश के बहुत महान राजा बन सकते हो, तो क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी चाणक्य को अपना गुरु माना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना सब कुछ मान लिया था, जो चाणक्य बोलते थे वही चंद्रगुप्त मौर्य करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य को सब कुछ सिखाया गया, तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना, षड्यंत्र रचना, किस तरह सेना को संभाला जाता है, किस तरह राज्य को चलाया जाता है, सब कुछ क्या हुआ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया। मतलब एक महान योद्धा बना दिया, पहले से एक निडर योद्धा जो किसी से भी लड़ सकता है, किसी से भिड़ सकता है। और जो ग्रामीण लोग होते थे उसकी एक सेना संगठित की चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर क्या हुआ कि घनानंद पर आक्रमण किया। जब घनानंद पर आक्रमण किया तो क्या हुआ कि घनानंद की मृत्यु हो गई। और यहाँ से 322 ईसा पूर्व में अगर देखें तो मौर्य वंश की नींव डल जाती है। ठीक है, मौर्य वंश की नींव यहाँ से डल गई। अब यहाँ से अगर देखें
तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक अगर देखें तो मौर्य वंश रहता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों एक और बात है कि जो जन्म है वो 344 ईसा पूर्व में होता है, 322 ईसा पूर्व में राजा बनता है और 298 ईसा पूर्व में मृत्यु होती है चंद्रगुप्त मौर्य की। ये 3 बातें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 344 में राजा, 322 में 344 में जन्म होता है, 322 में राजा बनता है और 298 में क्या होता है, उसकी मृत्यु होती है। अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि उसने पूरे महाजनपद, पहले महाजनपद हुआ करती थी, तो उसने महाजनपद पर राज कर लिया, ठीक है। क्योंकि अगर दोस्तों देखें तो बिहार के क्षेत्र में जो कि यहाँ पर मगध एम्पायर हुआ करता था, मगध पर उसने अपना राज्य स्थापित किया। फिर धीरे धीरे इतना बहादुर हौसला बढ़ता गया चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसने जो दूसरी महाजनपद थी, जो कि मैंने बताया कि 16 महाजनपद हुआ करती थी, तो दूसरी महाजनपदों पर भी उसने अपना राज मतलब कि अपना नियंत्रण लिया और वहाँ पर भी अपना राज स्थापित कर लिया, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे ऐसे करता रहा। अब बात आती है 305 ईसा पूर्व की। उस समय क्या होता है कि जो सिकंदर, जो पिछले वीडियो में मैंने सिकंदर जो विदेशी आक्रमण आपको बताया है, उसमें जो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो पंजाब के कुछ क्षेत्र में जो सिकंदर ने जीता था वहाँ पर सेल्यूकस निकेटर राज कर रहा था। अब सिकंदर तो मर चुका था और जो मुख्य जो बाहर सब कुछ था वो सेल्यूकस निकेटर का हो गया। अब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार जाता है। अब सेल्यूकस निकेटर हार गया है तो फिर दोनों के बीच संधि होती है। इस संधि में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसकी पुत्री जो रहती है उसका नाम है हेलेना। दोस्तों याद रखेंगे हेलेना नाम रहता है। हेलेना से क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य विवाह कर लेता है, फिर दोनों के बीच अच्छे संबंध हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा कहा जाता है कि अपने 500 हाथी भेंट में दिए थे सेल्यूकस निकेटर को, और सेल्यूकस निकेटर ने जो अपना राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज को उसके दरबार में भेजा था कि जाओ अब वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की सेवा करना, ठीक है। फिर वहाँ उसने चंद्रगुप्त मौर्य का कैसा नेचर था, कैसा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, कैसा नीति थी, सेना को कैसे रखता था, पारिवारिक जीवन में कैसा था, उस समय क्या स्थिति थी भारत की, वो उसको लेकर मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। उसी से दोस्तों जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों इंडिका पूरी तरह मिली नहीं है इंडिका कि आखिर इंडिका में क्या क्या लिखा गया। बस ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसके ऐसा हुआ होगा, अच्छा ये ऐसा इंडिका में लिखा है, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा इंडिका में ऐसा लिखा होगा, ऐसा उसके अनुसार मतलब मत लगाया जाता, थोड़ा अंदाज लगाया जाता है। पूरी तरह परफेक्ट नहीं है कि इंडिका में ही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब दूसरी महाजनपदों को जीत गए अगर, तो जो सो महाजनपद थी, महाजनपद का जो प्रमुख होता था उसको राजा बोला जाता था, ठीक है। जो महाजनपद का जो प्रमुख होता था, जैसे महाजनपद यानी राज्य, और राज्य का जो मुखिया होता था वो राजा होता था। जैसे राजा तो उसका, जैसे राज्य तो उसका राजा, ठीक। अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने दूसरे राज्यों पर भी कब्जा कर लिया था, तो राज्य से राज्य हो गया तो उसका क्या हो गया, साम्राज्य हो जाता है दोस्तों। उसकी क्या बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं। जैसे राजा को मुखिया होता है उसको राजा बोलते हैं, और जो राज्य से बढ़ जाता है उसको फिर साम्राज्य बोलते हैं। और जो साम्राज्य का जो मुखिया होता है वो राजाओं का भी राजा होता है, उसको सम्राट बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, सम्राट बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सम्राट बन चुके थे। मगर दोस्तों मैप में देखें तो ये तो पूरा भारत है ही, ये पूरा भारत है। भारत के बाहर यहाँ पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ अफ़गानिस्तान आ जाता है, और इधर देखें तो दक्षिण में कर्नाटक तक, ठीक है। और अगर देखें तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान यहाँ पर, और इधर देखें तो म्यांमार तक मौर्य वंश का फैल जाता है दोस्तों। अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब आज जो जितने देश देखते हैं हम सारे मौर्य वंश के अंतर्गत आते थे दोस्तों। मौर्य वंश ही ऐसा पहला वंश था, और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला सम्राट था भारत का जिसने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था, अखंड भारत बना दिया था, ठीक है दोस्तों। जो कि चाणक्य ने किसी टाइम में सपना देखा था, ठीक, ये हुआ।
अब इतना बड़ा साम्राज्य था दोस्तों, ये इतना बड़ा फैला हुआ, जैसे कि आज हम देखते हैं तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसको संभालने के लिए अलग अलग कितना सारा हम देखते हैं तो सरकारी अधिकारी होते। उस समय दोस्तों भारत से डबल मौर्य वंश का साम्राज्य था। तो फिर क्या हुआ कि इसको संभालने के लिए 4 भागों में बांट दिया गया था मौर्य वंश को। ठीक है, ये 4 भाग, ये इधर कहा जाता था पश्चिमा पंथ, ठीक है, इधर उत्तरा पंथ, दक्षिणा पंथ और पूर्वा पंथ। ठीक है, इस तरह से पंथों में बांट दिया गया था। ठीक, और उसको क्या कहा जाता, प्रांत बोला जाता था। 4 प्रांतों में बांट दिया गया था मौर्य वंश को। ठीक है, अब क्या हुआ, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अब दोस्तों क्या होता है कि सभी का समय आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का भी समय आया, और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय में क्या हुआ कि उसने जैन धर्म की तरफ उसका आकर्षण था, मतलब उसको इंटरेस्ट था जैन धर्म में। तो क्या हुआ, 299 ईसा पूर्व में कर्नाटक में, दोस्तों कर्नाटक अगर साउथ में देखेंगे तो कर्नाटक आता है महाराष्ट्र के बाद में, कर्नाटक के बेलगोला में, ठीक है, एक जैन वो थे तीर्थंकर भद्रभाऊ से क्या गया था, उसने जैन धर्म की शिक्षा ली थी और जैन धर्म को स्वीकार किया था। कहाँ पर, बेलगोला में, कर्नाटक के बेलगोला में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि उसने फिर जैन धर्म के बारे में प्रचार किया, क्योंकि जैन धर्म का अनुयायी हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में। ठीक है, उसने जो उसके अंतिम समय चल रहा था दोस्तों, अब उसको लग रहा था कि अब मैं ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो क्या हुआ कि उसने एक विधि थी, संलेखन विधि के द्वारा क्या हुआ कि अपना प्राण त्याग दिए। संलेखन विधि क्या होती है दोस्तों, संलेखन विधि उसको बोलते हैं जिसमें व्यक्ति खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उपवास रखता है, व्रत रखता है। ठीक है, और फिर उसका 298 ईसा पूर्व में क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। अब उसके बाद में जो उसका पुत्र था बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लिया, 222 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय काल था। अब उसके बाद में आता है बिंदुसार, उसका पुत्र था। अब जाहिर है उसका पुत्र है तो उसके बाद तो वही राजा बनेगा। बिंदुसार राजा बना। बिंदुसार का देखें तो जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था, राजा 298 ईसा पूर्व में बनता है, और 273 ईसा पूर्व तक राजा रहता है, मतलब 25 वर्ष तक राजा रहता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार ऐसा कहा जाता है, ऐसा पूरी जानकारी तो नहीं है, बट श्रीलंका दोस्तों, अगर श्रीलंका यहाँ नीचे देखें तो यहाँ श्रीलंका आ जाएगा। श्रीलंका का 1972 से पहले नाम शिंगली हुआ करता है दोस्तों, शिंगली, और वहाँ पर जो परंपराएं प्रथाएं चलती है उसको स्मृति बोला जाता है। तो सिंगली स्मृति के अनुसार दोस्तों परंपराएं पूरी परफेक्ट नहीं होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं होती है। बस एक बोल रहा है तो उसका देखे दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, फिर चौथा ऐसा करता है, पांचवा ऐसा करता है, इसको परंपरा बोली जाती है। तो क्या है कि सिंगली स्मृति के अनुसार ऐसा बताया गया कि जो बिंदुसार थे, बिंदुसार की 16 पत्नियां हुआ करती थी। 16 पत्नियां क्या था कि पहले पितृसत्तात्मक था कि जो पुरुष होता था वो कितना भी विवाह कर सकता था, उसको कोई रोक टोक नहीं थी, कोई उसको मनाही नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसने 16 विवाह कर लिया, और वो तो सम्राट था, तो कौन सी कन्या मना करेगी, कोई मना नहीं करेगी। तो 16 उसकी रानियाँ थी, जहाँ जाता था जो कन्या पसंद है उससे विवाह कर डालता था। फिर तो और उसी सिंगली स्मृति के अनुसार उसके 104 पुत्र बताए गए हैं। कितने पुत्र, 104 पुत्र बताए गए हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा था और प्रिय था उसका वो था सुसीम, और उसमें से एक अशोक था। तो जो अपना प्रिय जो मानता था वो ऐसा कहता था कि मेरे बाद अगर साम्राज्य को कोई संभाल पाएगा तो वो सुसीम है। अशोक को दोस्तों इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, अशोक पर इतना विश्वास नहीं था। अशोक को पहले बिंदुसार बहुत निकारा समझता था कि कुछ करेगा नहीं, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बिंदुसार को लगता था। ठीक है, उसके दोस्तों विदेशों से भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। किसके, बिंदुसार से, बिंदुसार के विदेशों से काफ़ी अच्छे संबंध थे। सीरिया का जो राजा था उसका नाम था एंटियोकस उसका
नाम था सीरिया का। अगर यहाँ देखें मध्य एशिया में सीरिया एक देश है। तो क्या हुआ कि उसने मांग की, बिंदुसार ने मांग की एक समय कि मुझे 3 चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए मुझे सूखे अंजीर, मीठी शराब या मीठी मदिरा बोल सकते हैं, और एक मुझे दार्शनिक चाहिए। अब उसने क्या किया, जो सीरिया का जो राजा था एंटीओकस, उसने क्या किया कि 2 चीज़ें तो भेज दी। एक तो सूखे अंजीर भी भेज दिए, उसके बाद में उसने मीठी शराब भी भेज दी, लेकिन उसने दार्शनिक देने से मना कर दिया। उसकी जगह अपना राजदूत भेज दिया था, और उसने ये संदेशा भिजवा दिया था कि भाई जो दार्शनिक देना है, जो फिलोसोफर, वो हमारी परंपरा पर नहीं है, हमारी धर्म के खिलाफ है, तो इसलिए नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो बिंदुसार के विदेशों से भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया था दोस्तों। जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो विरासत में मिला था अपने पिता की, उसको ही लेकिन इसने खंडित होने नहीं दिया था, ऐसा कैसा उसको बनाए रखा था सम्राट बिंदुसार ने। ठीक है, क्या हुआ फिर? क्या हुआ कि जो इतने सारे पुत्र थे बिंदुसार के, तो जाहिर है जब इतना बड़ा साम्राज्य, तो आपस में क्या थी कि मतभेद होते थे सभी भाइयों में। ठीक है, सभी भाइयों में मतभेद होते थे। तो बिंदुसार ने क्या किया था कि 4 भागों में मौर्य साम्राज्य बटा हुआ था। मैंने बताया 4 प्रांतों में बांट दिया गया था कि इतना बड़ा साम्राज्य है, कैसे संभालेंगे, तो 4 प्रांतों में बांट दिया गया था। तो क्या हुआ कि जो तक्षशिला, जो कि गांधार में अगर देखें तो यहाँ पर जो तक्षशिला उसकी राजधानी थी, तक्षशिला में उसने अपने पुत्र सुशीम को भेजा था। किसको भेजा? सुशीम को वहाँ संभालने के लिए। और अगर पश्चिम में अगर देखें तो यहाँ पर अवंती यहाँ पर भेजा गया था। उज्जैनी में भेजा गया था अशोक को, जो कि उज्जैन देखते हैं आज वर्तमान में उज्जैनी नाम था इसका। तो उज्जैनी में जो भेजा गया था वो भेजा गया था अशोक को गवर्नर बनाकर यहाँ पर संभालने के लिए। ठीक है दोस्तों, गवर्नर दोस्तों जो कि देख सकते हैं आज का समय का जो राज्य में जो राज्यपाल होता है वही गवर्नर। ठीक, अब क्या हुआ कि एक युद्ध छिड़ जाता है तक्षशिला में, जो कि वहाँ की स्थानीय शक्तियाँ रहती है, स्थानीय लोग रहते हैं, वो बगावत कर देते हैं। तो क्या हुआ कि ये खबर जब सम्राट बिंदुसार को पता चलती है, तो बिंदुसार क्या करता है कि विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्रों को भेजता है। तो कोई सफल नहीं हो पाता, सब विफल होते। फिर अशोक को भेजा जाता है, और अशोक जाता है तक्षशिला और युद्ध को भी दबा देता है और प्रजा को शांत भी कर देता है। तो यहाँ से दोस्तों बात फैलने लगती है कि अशोक में कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ ना कुछ गुण जरूर है, ये कुछ बड़ा जरूर करेगा आगे, ऐसा लगता था। बिंदुसार को भी थोड़ा विश्वास हुआ था, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि सुशीम काफ़ी प्रिय था, सुशीम से ही उसकी उम्मीदें काफ़ी थी। ठीक, अब दोस्तों होता क्या है कि बिंदुसार जो था 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अब जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो इतने सारे पुत्र थे, इतने सारे पुत्र क्या आपस में लड़ने लगे सब राज्य के लिए, इतने बड़े साम्राज्य के लिए। तो क्या हुआ, ऐसा कहा जाता है सिंगली स्मृति के अनुसार ऐसा कहा जाता है। और मैंने बताया सिंगली स्मृति किसको बोलते हैं, तो सिंगली स्मृति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, और उसमें उसका साथ दिया था उसके जो गुरु थे उसके रामगुप्त। ठीक है दोस्तों, रामगुप्त ने साथ दिया था। दोस्तों जो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में जो भूमिका निभाई थी, वही भूमिका रामगुप्त ने निभाई थी अशोक को सम्राट बनाने में। ठीक है दोस्तों, अशोक को सम्राट बनाने में निभाई थी, क्योंकि रामगुप्त ये देख लिया था कि इस देश को अखंड और एकता के सूत्र में रखना है, तो इस अशोक का सम्राट बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों 273 ईसा पूर्व से लेकर 269 4 वर्ष तक दोस्तों सभी भाइयों में आपस में संघर्ष होता है, और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है, यानी अशोक सम्राट बनता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य अशोक चल रहा था, और ऐसा कहा जाता है कि शुरू में अशोक इतना कह सकते हैं कि इतने जिम्मेदारी से काम नहीं करता था, थोड़ा लापरवाह हुआ करता था, उसको इतना कह सकते हैं कि इतना अनुभव नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके 8 वर्ष बाद दोस्तों ये अगर आप एक एक घटना को जोड़कर पढ़ेंगे तो सन को आप याद रख पाएंगे। देखिए 273 में अपने पिता की मृत्यु होती है, उसके 4 वर्ष बाद मतलब 269 में राज्याभिषेक होता है। फिर उसके बाद में 8 वर्ष बाद 269 से 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध होता है। दोस्तों जो कलिंग का युद्ध अगर देखें
तो उसका सारा साम्राज्य अगर देखें दोस्तों तो मौर्य वंश यहाँ तक फैला हुआ था, यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर कलिंग जो उड़ीसा का क्षेत्र अगर देखें, वर्तमान में उड़ीसा की स्थिति यहाँ आती है आंध्रा के ऊपर, तो क्या होता है कि वहाँ को जो राजा था आनंद गद्यानाभन, आनंद गद्यानाभन ने पहले अशोक ने क्या किया कि उसको एक संदेशा भेजा मौर्य वंश में मिलाने के लिए कि आप मिल जाओ, तो आनंद गद्यानाभन ने क्या किया, मना कर दिया था। फिर क्या किया, अशोक बहुत बड़ी सेना लेकर पहुंचा, हाथी घोड़े रथ सब कुछ दुनिया भर का। अब वो बहुत छोटा उसका राज्य था और बहुत छोटी सेना थी, वो बहुत कमज़ोर था, इतना कोई था नहीं। अब अशोक उसको बहुत शक्तिशाली समझता था, तो एकदम जैसे ही पहले सेना को पहले ही आदेश दे दिया कि जाओ और पूरा ख़त्म कर दो। अब जैसे ही सेना टूटी तो पूरा नरसार कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाखों व्यक्ति मारे गए, लाखों घायल हो गए और लाखों बेघर हो गए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। अब इतना सब कुछ हो गया, जब ये बात अशोक को पता चली तो उसने देखा, उसको काफ़ी दुख हुआ कि भाई राजा तो काफ़ी कमज़ोर था। फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या होने लगा, वो दुखी होने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया, एक छोटे से राज्य को मिलाने के लिए इतना बड़ा नरसार कर दिया, इतने सारे व्यक्तियों को मैंने बर्बाद कर दिया, बेघर हो गए मेरी वजह से, मेरे एक निर्णय से। क्या होता कि दोस्तों फिर क्या हुआ, उसका इससे पहले भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव था, उसने बौद्ध धर्म को समझ रखा था, तो उसको पीड़ा हो रही थी, अंदर से दुख हो रहा था और अपने आप से काफ़ी दुखी था, काफ़ी नाराज़ था कि मैंने क्या कर दिया है। सम्राट बनने के लालच में, एक छोटे से राज्य को मिलाने के लालच में बहुत सारे लोगों की मैंने जिंदगियां बर्बाद कर दी है, ये क्या है। तो फिर क्या हुआ कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र से काफ़ी प्रभावित होता है दोस्तों और बौद्ध धर्म की तरफ काफ़ी उसका इंटरेस्ट आता है, ठीक है। फिर जो गौतम बुद्ध का शिष्य रहता है उसका नाम रहता है उपगुप्त। उपगुप्त से क्या करता है, वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है और फिर बौद्ध बन जाता है कौन, सम्राट अशोक। और जब बौद्ध बनता है तो वह तीसरी बौद्ध संगति कराता है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में, जो कि दोस्तों पाटलिपुत्र अगर देखें तो उदयन ने एक शहर बसाया था वहाँ पर 250 के आसपास। तो दोस्तों जो पहली बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु कराता है, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगति है वो कालाशोक कराता है, तीसरी बौद्ध संगति 250 में करवाता है कौन, सम्राट अशोक, और उसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र को ही बनाता है। और यहाँ से वो क्या करता है कि फिर सब दूर संदेशा भिजवा देता है अपने पूरे साम्राज्य में कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अब शांति शांति सब दूर रहेगी। तो उसने ये शपथ ले ली थी कि अब कभी युद्ध नहीं होगा और सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही होगा। उसने एक पद भी बनाया था कि एक पद ऐसा रहेगा जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ही करेगा और उसकी सारी व्यवस्था को देखेगा। फिर उसने देश में नहीं विदेशों तक भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आपको याद होगा कि उसकी जो पत्नी थी महादेवी, महादेवी के 2 पुत्र थे, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी भेजा था। तो यहाँ से बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और उसने कभी नहीं युद्ध किया था। दोस्तों अशोक ने जो साम्राज्य को काफ़ी फैलाया था और यहाँ से पूरा देश अगर दोस्तों देखें तो यहाँ से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा भारत, अगर तमिलनाडु वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, कर्नाटक, तो पूरा यहाँ से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहाँ पूरा ये जो सेवन ये जो है सिस्टर्स और म्यांमार तक मौर्य वंश फैला हुआ था और अखंड था, एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। तो इसलिए दोस्तों पूरे, अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने तो कम बांधा था, फिर अशोक ने पूरे भारत को अखंड कर दिया था, एकता के सूत्र में बांध दिया था। इसलिए दोस्तों अशोक को भारत का सबसे बड़ा सम्राट कहा जाता है कि अशोक के पहले ना तो ऐसा सम्राट था और ना बाद में कभी हुआ। तो दोस्तों पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा था वो अशोक सम्राट थे। उसके बाद में अशोक सम्राट की मृत्यु के बाद फिर दोस्तों भारत कभी एक नहीं हो पाया, फिर धीरे धीरे टुकड़ों में बंट गया। तो दोस्तों वो सम्राट अशोक ही थे। उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था कि सब दूर शांति रहेगी और जो मेरा सारा जीवन रहेगा, ये सारा जीवन अब जनता की भलाई के लिए होगा, उनकी सेवा के लिए होगा, उनके दुखों का निवारण करने के लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि फिर 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु होती है, 232 ईसा पूर्व में, और उसके बाद में
मौर्योत्तर काल शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो अशोक तक तो किसी कीमत नहीं